गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 में कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति करना बताएंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में गॉस लॉ, सॉलिड एंगल जिसे ठोस कोण या घन कोण कहते हैं, उसकी स्टडी करके उसके कॉन्सेप्टों को मैंने आपके लिए क्लियर कराया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 में, जो कि चैप्टर 2 के अंतर्गत है, उसमें हम एक बेहद इजी और कॉन्सेप्चुअल एक टॉपिक है, उसके हम आज व्याख्या करने वाले हैं। तो हमारा हेडिंग है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा शानदार। एक बात ध्यान रखें, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टडी भी कराई थी कि गॉस का नियम सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए वैलिड होता है, क्लोज सरफेस होना जरूरी है। तो कूलाम का नियम लगाने के लिए मुझे सबसे पहले आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटा, मैंने एक बंद पृष्ठ की रचना कर ली, कैसी भी आकृति का हो, लेकिन यह बंद पृष्ठ किसमें होना चाहिए? 3D में। यह ध्यान रखना, तभी तो बंद हो पाएगा वो चार्ज तीनों दिशाओं में, ठीक है ना, चारों तरफ से। क्लियर? मैंने इस पर एक प्लस क्यू आवेश रख लिया यहां बिंदु O पर, और मैंने इसको ऐसे क्लोज सरफेस से बंद कर दिया। वो किस में है? ये 3D में। जैसे आप इसको थोड़ा एक कल्पना मात्र के लिए मान लीजिए, एक खोखली गेंद है, खोखली गेंद। एक समझने के लिए बता रहा हूं मैं, 3D आपको विजुअलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, खोखली गेंद ले ली 3D में, तो इसीलिए तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ठोस कोण पढ़ाया था। तो सबसे पहले मैं इस पर एक अल्पांश की रचना करता हूं, एक अल्पांश ले लेता हूं इस पर। ये एक अल्पांश, और इस अल्पांश के मध्य में एक बिंदु मैंने ले लिया बेटा P, ठीक है ना। तो इस अल्पांश की डायरेक्शन देखें, ये अल्पांश पूरा ये पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल है A, क्षेत्रफल A, ठीक है ना। और इस अल्पांश का क्षेत्रफल कैसे होता है? पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर जरा डायरेक्शन देखिए इसकी, कैसे होगी? इस प्रकार से होगी, DA वेक्टर, ठीक। धनावेश से इसको मिलाया जाए, इस बिंदु O से, इस मध्य बिंदु से। इसकी डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है ना। अब इसका जो अल्पांश लिया है, उसका प्रारंभिक बिंदु को मिलाएं और अंतिम बिंदु को मिलाएं जरा इससे। ये प्रारंभिक बिंदु मिला दिया, ये अंतिम बिंदु मिला दिया, ठीक है। और ये जो बीच में बनने वाला जो कोण है, ये कहलाता है हमारा घन कोण। कौन सा कोण बताओ? कौन सा कोण है? कौन सा है? घन कोण, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d ओमेगा से, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 पाई। ओके, तो देखो r वेक्टर की दिशा किधर होगी? इस दिशा में। ये r कैप होगा, यही तो है। और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा कैसे है? कौन सा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो धनावेश की कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो इस r कैप की डायरेक्शन में ही होगी। ये देखो, E कैप वेक्टर, E वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा। जरा DA का अगर मैं घटक लूं E की दिशा में, तो क्या आता है? पता है आपको क्या आएगा? बताओ। DA cos थीटा, अगर आप लेना चाहते हो तो।
राइट। तो ये दोनों एक ही दिशा में हो गए, ई वेक्टर डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या बोलेंगे, चित्रानुसार हमने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की रचना की है जिसका क्षेत्रफल a है, जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है ना। प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक अल्पांश लिया है, अल्पांश जिसका मध्य बिंदु P है, राइट बेटा। तो इसके द्वारा हमको कूलाम का नियम लगा करके मुझे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो देखें, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम तभी लगता है जब आवेश उपस्थित हो। तो आवेश हमारा उपस्थित है, कूलाम का नियम लग जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से। तो जरा ध्यान रखना, कूलाम के नियम से विद्युत बल का जो सूत्र आता है वो तो ये आता है F बराबर के दो आवेशों के, दो आवेश चाहिए बल के लिए, ये फॉर्मूला जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आता है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। कोई डाउट वाली बात नहीं है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो जरा देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर परिमाण में लिख रहा हूं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जरा डायरेक्शन देखें बेटा, मैंने परिमाण में लिखा है, धन आवेश है, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर दिशा में होती है, परे होगी, ठीक है ना। किधर होगी बताओ, परे, परे किधर, इस दिशा में। तो मैं लिख सकता हूं, देखो ओपी दिशा में होगी, दिशा ओपी, ओपी के अनुदिश। अच्छा, एक बात और याद रखना जरा, कुछ ना कहा जाए तो मैं इस आवेश को कहां रखा हुआ मानूंगा, हवा या निर्वात में। तो जरा देखें, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू किसके लिए, हवा निर्वात के लिए, और Q अपॉन आर स्क्वायर। जरा हमको ज्ञात तो करना है गॉस लॉ, और गॉस लॉ क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ड्राइव करना है, कर लेंगे। का प्रॉब्लम आ रही है बताओ, कोई डाउट नहीं, डाउट तो करना ही नहीं है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की मस्त होकर पढ़ना है। फिजिक्स बड़ी आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, रटने से समझ में नहीं आती। कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट इंक्रीज करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत शानदार समझ में आएगा। और मैं आपको बहुत डिटेल से हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखें बेटा, इसमें क्या होगा, अब इस अल्पांश से गॉस का नियम क्या ज्ञात करवाता है, विद्युत फ्लक्स। तो फाई का मान ज्ञात करना है, पहले अल्पांश से ज्ञात कर ले। तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है बेटा, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, अल्पांश क्या है हमारा, डीए, डी अल्पांश से, राइट। बताओ क्या होगा, डी फाई इक्वल टू, पढ़ा है ना, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये होगा अल्पांश, ठीक है ना। अगर मेरा पूरा पृष्ठ होता, एक रेगुलर होता, सममित होता, तो मैं कैपिटल ए जो भी क्षेत्रफल माना है वो ले लेता। जैसे वहां पे पूरे का क्षेत्रफल मैंने क्या माना है, ए माना है, तो मैं ए ही ले लेता यहां, ठीक है ना।
डॉट प्रोडक्ट हटाया जाए तो क्या आएगा बताओ? ई वेक्टर डॉट डॉट हटा लो और डॉट हटाएंगे तो वेक्टर भी हट जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ है, 3D में है, संपूर्ण के लिए निकाला जाए। संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए जरा देखें तो संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए आप कैसे निकालोगे? क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन क्या आ गया? ई डी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन 1 समीकरण नंबर 2। ठीक, 1 से मान इसको उठा करके 2 में रख दीजिएगा। ठीक है ना? तो क्या आता है बताओ? फाई बराबर ई की वैल्यू रखें जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अच्छा, ये जो विद्युत फ्लक्स का मेरा मान आया है वो कौन से पृष्ठ के लिए आया है जरा बताओ? इस वाले पृष्ठ के लिए। अगर मैं अब निकाला है मैंने संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए पूरा, तो मैं क्या मानूंगा बताओ? इसके बाद की रचना जो करें पूरे को इतने ही अल्पांश, कितना अल्पांश? डीए के बराबर। डीए डीए देखो इतने इतने अल्पांश से मिलकर बना हुआ, इसको मैं मान लूंगा ऐसे। और सभी जो अल्पांश हैं डीए, डीए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को मैं जोड़ दूंगा सभी को। ठीक है ना? ये प्लस इससे गुजरने वाले का ये, प्लस इससे गुजरने वाले का फिर यही आएगा सेम। राइट? किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? एक दूरी चेंज होगी हमारी, किसकी बताओ? आर स्क्वायर चेंज हो रहा है और थीटा का मान चेंज हो रहा है। 2 वैल्यू चेंज होंगी। कौन कौन सी जरा देखें? एक तो आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। डीए की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंगल चेंज होगा और आर चेंज हो रहा है, लेकिन क्यू का मान और ये मान तो फिक्स रहेंगे, नियत रहेंगे। तो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो क्या करते हैं? जो कांस्टेंट राशि हैं उनको बाहर निकाल लो। नहीं तो देखो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्लोज इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा अपॉन आर। बेटा ये मैंने बाहर निकाल लिया आपके सामने। तो अब तो आपको देखी वाली बात समझ में आ गई। देखो बात आती है कॉन्सेप्ट की। फिजिक्स को आसान बनाने के लिए एक ट्रिक भी बहुत जरूरी है। अपन को सारा कुछ मालूम होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में। मैंने इसको पहले ही आपको पढ़ा दिया बच्चों को, जिससे कि हमारे स्टूडेंटों को कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, बेहद आसान हो जाए हर टॉपिक। तो ये तो मैं पढ़ा चुका। और ये क्या है बताओ? घन कोण। और घन कोण की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई। क्या होती है? 4 पाई। तो जरा देखें यहां क्लोज इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं घन कोण। और घन कोण की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? ठीक है ना? आप टेंशन मत लेना, थोड़ी गर्मी ज्यादा है। ठीक है? फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4 पाई। ठीक है ना? अब इसको कट कर लीजिएगा, 4 पाई से 4 पाई, तो फाई इक्वल टू आ गया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही गाउस का नियम है। यही किसका नियम है बेटा? गाउस का। ये आपकी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना? अच्छा, और भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो। अगर मैं और कल्पना करूं इस बंद पृष्ठ के अंदर, इस बंद पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम और है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक पृष्ठ। ये क्यों माना मैंने? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं
कि गाउस का नियम तो केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लगता है कि नहीं लगता? तो अपन को आवेश को बंद करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए मुझे एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी 3D में, और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही मैं क्या कहूंगा बताओ? गाउसियन पृष्ठ भी कह देते हैं। कौन सा पृष्ठ? गाउसियन पृष्ठ। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। तो बेटा इस पृष्ठ के अंदर केवल मैंने कितने आवेश माने हैं? एक। अगर एक से अधिक आवेश हो तो जरा देखें, ये मैं आपने नोट कर लिया होगा। यदि बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 ... Qn आवेश उपस्थित हैं और उनसे संबद्ध फ्लक्स φ1 φ2 φ3 ... φn है, तब जरा देखें φ1 की वैल्यू बेटा Q1/ε0। अगर Q1 आवेश भी है तो अगर Q2 के लिए निकालें तो φ2 बराबर बोलो Q2/ε0। φn के लिए निकालें तो Qn/ε0। गाउस का नियम हमेशा किसके लिए लगता है बेटा? बंद पृष्ठ के लिए। सभी को जोड़ लें, ऐड कर लें। कुल फ्लक्स जरा देखें φ = φ1 + φ2 + ... φn। इनकी आप वैल्यू पुट करें तो φ बराबर Q1/ε0 Q2/ε0 और ... Qn/ε0। राइट? और क्या हो गया? Q1 + Q2 + ... Qn। और ये क्या होता है? सिग्मा, समेशन में। तो मैं लिख सकता हूं φ बराबर σQ/ε0। और यही हमारा किसका नियम है? गाउस का नियम है। क्लियर? अच्छा, यहां सिग्मा Q की वैल्यू क्या होगी? Q1 Q2 + ... Qn। ठीक है ना? तो आप इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति हमने कूलाम के नियम से भी कर ली है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि गॉस का नियम कहां कहां लागू होता है, कैसे पृष्ठों के लिए लागू होता है, और अगर कैसा पृष्ठ है तो इसका मान क्या होगा। जरा इसे नोट करें। हाँ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाउस के नियम के ऊपर। ठीक है ना? जरा इनको ध्यान रखना। और ये मैंने आपको लिख दिए गए हैं, बारी बारी से मैं आपको समझा भी देता हूं, और फिर कॉपी में इनको इसी प्रकार से आप नोट भी कर लीजिएगा। राइट? तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट है कि गॉस जो लॉ है, गॉस का जो नियम है, केवल उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है। सदिश क्षेत्र मीन्स जैसे विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है ना? सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो विक्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। जैसे E समानुपाती 1/r², ये भी सदिश राशि है, और बटे में कोई राशि आती है उसे विक्रम वर्ग बोलते हैं, दूरी का वर्ग। इसे विक्रम रिलेशन कहते हैं, बटे में r² आ जाए। ठीक है ना? हालांकि कोई भी राशि बटे में हो उसको विक्रम ही कहते हैं, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, मैं इस लैंग्वेज के आधार पर बोल रहा हूं, जो विक्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। मतलब जो राशि विक्रमानुपाती हो दूरी के साथ, और वो भी किसके? वर्ग के। क्लियर? वो होता है
इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया। गॉस नियम निर्वात और माध्यम के लिए लगता है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। निर्वात के लिए जरा देखें, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम के लिए देखना फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। पढ़ा दिया, ये तो मैंने कर लिया, राइट। तीसरा पॉइंट देखें जरा, इस नियम को लगाने के लिए जिस काल्पनिक बंद पृष्ठ की रचना करते हैं, ठीक है, काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए, आवेश बंद पृष्ठ के अंदर बंद होना चाहिए, तभी गाउस का नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है काल्पनिक बंद पृष्ठ का, हम गाउसियन पृष्ठ भी कहते थे। और इसकी आकृति 3D में कैसा भी शेप ले सकते हो, चाहे आप घनाकार आकृति का ले लो, घनाकृति का, ठीक है ना, या गोलाकार ले लो या बेलनाकार ले लो, लेकिन यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। वो क्या है, जिस भी आकृति को आप ले रहे हो, जिस भी शेप को आप ले रहे हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक समान होनी चाहिए। किसकी वैल्यू समान होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र का मान उस पृष्ठ पर, जिस पृष्ठ की रचना कर रहे हैं, उस पर एक समान होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। गाउस के नियम से फाई नेट का मान ज्ञात करने के लिए बंद पृष्ठ का आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, चाहे आकृति ऐसी हो तो भी देखो कितना आवेश है, एक आवेश है, विद्युत प्लस का मान ये होगा। अब आकृति मैंने अलग टाइप की ले ली, कितना आवेश है, एक आवेश है, ये होगा संकुनमा। डिपेंड किस पर करता है, आवेश और माध्यम। देखो आवेश पर डिपेंड, आवेश की प्रकृति और वितरण पर डिपेंड करता है। परिवर्त कुल आवेशों का अर्थ क्या होता है, जैसे ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, कौन सा पृष्ठ है ये, बंद। इस बंद पृष्ठ के अंदर जरा देखें, ये 3 आवेश स्थित हैं, तो प्रकृति देखो, इस क्यू में से क्यू घट जाएगा, 2 क्यू बचा, इसे वितरण कहेंगे, इसे प्रकृति कहेंगे, चिन्ह को प्रकृति, वितरण और प्रकृति पर डिपेंड करता है, राइट। और परिवर्त आवेश का मतलब क्या हुआ, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। सपोज दैट अगर मैंने यहां कोई आवेश और ले लिया 2q माइनस का, क्या मैं इस चार्ज को, इस आवेश को इसमें काउंट करूंगा क्या, बताओ, मैं नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि ये आवेश इस बंद पृष्ठ के बाहर है इसलिए नहीं करना, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। गाउस के नियम से फाई नेट का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है, वो मैंने बता दिया। मात्रा कितनी मात्रा है, प्रकृति माइनस है कि प्लस है, माध्यम पर पहले बता दिया है। अब देखो 7वां पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट, ये असमान विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ रखा है और इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो देखो जितनी विद्युत बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, उतनी बाहर निकल गई, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, फाई नेट बराबर 0, चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो। जरा इसको देखें आप, यहां पर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहां असमान था, अरे ठीक है ना, और यहां कैसा है, एक समान है, इसमें भी जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, तो अभी फाई नेट क्या होगा, फाई नेट इक्वल टू 0, और यहां पर भी 0 होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये बहुत कॉन्सेप्ट हैं गॉस नियम के, ये अगर आपकी समझ में आ गए तो जो न्यूमेरिकल्स है ना, आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप टेंशन ना लें किसी भी प्रकार का, यहां तक आप इस लेक्चर को ढंग से बारी बारी से बार बार इसको रिवाइज कर करके स्टडी करें, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्टों का हम आगे यूज भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही काफी, थैंक्स।